नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विवेदी शिक्षा में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों पिछले टॉपिक के अंदर हमने बात की थी इतिहास की। किसकी बात की थी? इतिहास की। इतिहास को मैंने बताया था आपको रटना नहीं है, समझना है आपको इतिहास को। तो इतिहास के मैंने कालक्रम खंड बताए थे। आज अपना टॉपिक तो वैसे क्या रहेगा, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। लेकिन मैंने कहा था इतिहास के कालक्रम की बात करें तो हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 3 भागों में। देखिए कैसे कैसे। मैंने कहा था एक होगा आपका प्रागैतिहासिक काल, एक आपका रहेगा प्रागैतिहासिक, एक मैंने बताया था आपको आद्य ऐतिहासिक। ठीक है, और एक बताया था मैंने आपको आधुनिक। क्या बताया था? इन कालों की बात हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। अब बात करें, मैंने आपको ये भी बताया था प्रादेशिक, यानी जिसके अंदर ना तो किसी प्रकार की लिपि हो और ना ही उस लिपि को पढ़ा जा सके, ऐसी। ठीक है, अगर आदिवासी की बात करें तो इसके अंदर लिपि तो थी, इसके अंदर लिपि तो थी, लेकिन इसके अंदर लिपि भी नहीं है, इसके अंदर लिपि भी नहीं है, इसके अंदर लिपि थी, इसको पढ़ा भी नहीं जा सका। इसे क्या कहा? आदि ऐतिहासिक। इसके अंदर क्या लिपि थी, दोनों पढ़ा जा सके। प्राचीन सभ्यताओं पे आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा आपको समझा दूं। अब देखिएगा, प्रागैतिहासिक काल को मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 3 प्रकार से कालों का डिवाइडेशन किया था। मैंने कहा था पाषाण काल। पाषाण काल में सबसे पहले पत्थर को, यानी मनुष्य ने सबसे पहले किसका जान किया? पत्थर की, पत्थर का प्रयोग लिया था। पत्थर के बाद में किस धातु का प्रयोग लिया था? तांबे का। किसका लिया था? तांबे का। तांबे के बाद किसका लिया था? तांबे के बाद उसने मिश्रित वस्तु बनाई थी, जिसका कह सकते हैं कांस्य, कांसा बनाया था, जो कांस्य युगीन सभ्यता होगी। फिर उसके बाद में लोहा, उसने लोहा लेना प्रारंभ कर दिया, लोहा, लोहा धातु उपयोग में लेने लगा। तो पत्थर के द्वारा मैंने कहा था आपको पाषाण कालीन सभ्यता समझाई थी। कौन सी? पाषाण कालीन। और ताम्रयुगीन सभ्यता, ये सभ्यताओं के नाम होंगे जिससे धातु के होंगे, उसे ताम्रयुगीन। इसमें कांस्य युगीन। कौन सी? कांस्य युगीन। और फिर लोह युगीन। कौन सी? लोह युगीन। ठीक है, ये बेसिक से क्वेश्चन है जो कभी कभार एग्जाम सीधा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करें, देखिएगा कि ये पत्थर के अनुसार सभ्यताओं का बंटवारा किया गया था। ठीक है, अब देखिएगा मैं आपके इतिहास का जो टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, उसको शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखिएगा, राजस्थान का इतिहास शुरू करने से पहले हम भारत को समझते हैं। थोड़ा किसको समझते हैं? भारत को। ठीक है, देखिए किस प्रकार। इस प्रकार से भारत की अवस्थिति है। उससे पहले एक देश और भी कनेक्ट होता था, पाकिस्तान, और उसके आगे अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। यहाँ पे आपके कह सकते हो कि एक नदी थी, सिंधु नदी, जो कि हिमालय के मानसरोवर से प्रभावित होती थी। कौन से? मानसरोवर। और यहाँ से ये निकलती थी। इसका अपादन ऐसा होता था, तो नीचे जाके यहाँ पर जो आपका अरब सागर है उसके अंदर गिरती थी। इस सिंधु नदी का जो प्रवाह तंत्र था, इसके अंदर और भी नदियां इसके आसपास की, जैसे रावी है, झेलम है, व्यास है, ये नदियां भी निकलती थी। कौन सी नदियां? ये नदियां। ठीक है, तो इनके अंदर जो जितने अंदर स्टेट वगैरह है, जो राजस्थान देश अपना यह इंक्लूड होता है, यहाँ पर इतना टाइम इंक्लूड होता है, यानी यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें इंक्लूड होती है। नीचे आता है महाराष्ट्र। कौन सा आता है? महाराष्ट्र। यहाँ तक सभ्यताओं की खोज मानी जाती है। यहाँ अफगान में भी आप आती है। अफगान के अंदर भी आपको पता होगा कि आपके सूत कागडोर वगैरह वगैरह चीजें आती है, लेकिन हमें राजस्थान के बारे में समझना है।
तो बात करें तो इससे सिंधु नदी के जो प्राचीन के अंदर सभ्यताएं, जो सभ्यता इसके आसपास के अंदर जो लोग बसे, यहाँ पर जो लोग बसे, उन्हें सिंधु नदी की वजह से क्या कह दिया गया, जो आसपास की जो सभ्यता खोजी गई उसमें कह दिया गया सिंधु सभ्यता। कौन सभ्यता? सिंधु सभ्यता। कौन सभ्यता? सिंधु सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता के अंदर प्रमुख स्थान कई प्रकार से हैं, आपने पढ़े होंगे। हड़प्पा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, कई प्रकार से हैं, कालीबंगा, रंगमहल, कई प्रकार से इनके नाम मिलते हैं। और भी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा है नाम इनके, लोथल, सुतकाकोडोर, कई प्रकार के नाम है। लेकिन हमें राजस्थान के बारे में जल्दी से आना है, तो हम राजस्थान के बारे में चर्चा करेंगे पहले, ठीक है। तो ये राजस्थान, पहले भारत के बारे में जानकारी मैं बता चुका हूं आपको। यहाँ पर एमपी के यानी देपाबाद, लास्ट देमाबाद या देमाबाद, कई बार आता है देपाबाद, कई बार देमाबाद, ठीक है, लास्ट ये है। और इधर आपका आलमगीरपुर है, कौन सा है? आलमगीरपुर, लास्ट सभ्यताओं का बांध है तो यूपी के अंदर, कहां पे? यूपी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आता है आपका वो सुतकाकोडोर, सुतकाकोडोर, ठीक है। ये कहां पे? अफगान में। कहां आता है? अफगान के अंदर, लास्ट तक यहाँ। और ऊपर के अंदर बात करें तो आपके जम्मू कश्मीर के अंदर एक सभ्यता का नाम आता है, जो हमें अभी डिस्कस नहीं करें, हमें सिर्फ इतना डिस्कस करना है। आप इतना आ रहे कि ये आलमगीर लास्ट यूपी तक, ये यहाँ तक, यहाँ तक। इसका जो क्षेत्रफल है, पहले कहते थे क्षेत्रफल, पूरी सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था, पहले जो क्षेत्रफल था कितना था? 13 लाख, सीधा लिखता हूं मैं, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन अब इसका क्षेत्रफल ध्यान रखना 20 लाख हो गया। कितना हो गया? 20 लाख। विस्तृत हो गया, कितना हो गया? 20 लाख। कितना हो गया? 20 लाख, ठीक है। तो ये सामान्य जानकारी थी भारत के बारे के अंदर, किसके अंदर? भारत के बारे में, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे राजस्थान के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान के बारे में, ठीक है। राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले सभ्यता हम पढ़ेंगे कालीबंगा। कौन सी पढ़ेंगे? कालीबंगा, कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा आपको पता है कहां पे है? हनुमानगढ़ में। कहा है? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में है ये सभ्यता। कहां पे है? हनुमानगढ़ में, ठीक है। किस नदी के किनारे है सर? गग्गर नदी के किनारे। किस नदी के? गग्गर, गग्गर। इस गग्गर नदी को ही आपके जो ऋग्वेद है, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद है, इसके क्या कहा गया? दर्वदती। क्या कहा गया? दर्वदती। इसको, इस गग्गर नदी को ही। और नाम क्या आता है? पुरानी सरस्वती। क्या नाम आता है? पुरानी सरस्वती। जो पुरानी सरस्वती थी, ये भी इसका नाम मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद के अंदर इसे दर्वदती कहा गया है, और इसको पुरानी सरस्वती भी कहा गया है, ठीक है। अब देखिएगा, बात करें इन सभ्यताओं की, तो कालीबंगा और जो आपकी नदियां हैं, गग्गर नदी, तो मैंने बताया था गग्गर नदी आपकी इस प्रकार से बहती हुई है। तो यहाँ पर 3 प्रकार सभ्यता पाई गई। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार खोजी गई। एक तो आपकी कालीबंगा, यहाँ पर एक है पीलीबंगा। कौन सी है? पीलीबंगा। और यहाँ पे एक रंगमहल। कौन सी? रंगमहल। 3 प्रकार की सभ्यता एक जगह होने के कारण इसे क्या कहा गया? सिंधु सभ्यता की सघनता, सघन स्थान। क्या कह सकते हैं? सिंधु सभ्यता का सघन स्थान। क्या कह सकते हैं? सिंधु सभ्यता का सघनतम स्थान, या सघनतम, या सघनता, ठीक है। सिंधु सभ्यता का सघन स्थान, यानी 3 स्थान एक जगह पाए गए हैं जो और कहीं पर भी नहीं पाए गए हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे फैक्ट दे रहा हूं जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट मैंने आपको दिया, यानी इसको क्या कहते हैं? पीलीबंगा या रंगमहल या कालीबंगा संयुक्त क्षेत्र जो क्या कहते हैं? सघनतम क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, मैं इसको रख कर देता हूं एक बार। इसका नाम हो चुका है, मैं आपको जानकारी अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अब अगर बात करें कि सर ये सारी चीजें हो गई,
अब देखिएगा, अगर इसकी बात करें, सबसे पहले पहचान में कौन लाए थे इसको, पहचान में, पहचान किसने की थी, देखना अलग अलग प्रकार है। पहचान किसने की थी, फिर खोज किसने की थी, फिर उत्खनन किसने किया था। तीन चीजें अलग अलग बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनना। पहचान किसने की थी, फिर खोज किसने की थी, फिर उत्खनन किसने किया। पहचान यानी पता किसे चला था कि यहाँ पर पहले, कि सबसे पहले कि यहाँ पर कोई सभ्यता हो सकती है। तो घग्गर नदी का जो क्षेत्र था, उसके आसपास क्या मिले, मृदबांड मिले। क्या मिले, मृदबांड। क्या मिले, मृदबांड मिले। क्या मिले, मृदबांड मिले। तो उस मृदबांड के कारण एक जो कह सकते हो इटली का एक नागरिक था जिसका नाम है टेसीटोरी। क्या नाम है, टेसीटोरी। टेसीटोरी, इसका पूरा नाम आता है एलपी टोसीटोरी। क्या नाम आता है, एलपी टेसीटोरी। ऐसा नाम आता है एलपी टोसीटोरी, इटली निवासी था। इसकी टेसीटोरी के बारे में बता दूं कुछ थोड़ा आपको। इसकी जो कर्म भूमि है वो बीकानेर रही है। बीकानेर में अंदर, टेसीटोरी के बारे में बता रहा हूँ, बीकानेर के अंदर। टेसीटोरी बीकानेर के अंदर ही कर्म भूमि रही थी इसकी। यहीं, यहाँ पर इसने कार्य किया था और इसकी मृत्यु भी कहा जाता है यहीं पर हुई थी, टेसीटोरी की। ठीक है, तो सबसे पहले जो कालीबंगा की पहचान करने का श्रेय जाता है वो किसे जाता है, इटली के एलपी टेसीटोरी को। किसमें जाता है, एलपी टेसीटोरी को। ठीक है, बाद में अगर खोज करें, खोज किसने की थी, खोज की थी अमलानंद घोष ने। किसने की थी, अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष। कब की थी, 1952 में। कब की थी, 1952 में। ठीक है, उत्खनन करने का कार्य किसने किया था, बीबी लाल एंड बीके थापर। कब किया था सर, 1961 से शुरू हुए थे ये, 1969 तक। ठीक है, अलग अलग चरणों में हुए थे, अलग अलग चरणों में हुए थे। ठीक है, अब देखिएगा ये सारी चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं। तो अब इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहूंगा। तो देखिएगा, जो कालीबंगा थी, कालीबंगा, अब कह सकते हो हम जीवन वगैरह के बारे में बात करेंगे, इसकी राजनीतिक जीवन समझ जीवन कैसा था। अब देखिएगा, कालीबंगा की बात करें तो इसे कहा जाता है सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, पूछा जा सकता है। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन थी, कालीबंगा थी। से कौन सी थी, कालीबंगा। अब कहोगे सर दो कौन सी थी, दो कौन सी थी, देखो ध्यान से, दो कौन सी थी, मोहनजोदड़ो, आपकी मोहनजोदड़ो, फिर आपकी हड़प्पा। कौन सी, हड़प्पा। और फिर कालीबंगा का नाम आता है। तो ये क्या थी, यानी सिंधु सभ्यता, यानी वही सिंधु सभ्यता, सिंधु को सिंधु कहा जाता है। ठीक है, तो उसकी तीसरी राजधानी थी ये। क्या थी, उसकी तीसरी राजधानी थी। ठीक है, अब बात करें, ये किसने कहा था, दशरथ शर्मा ने कहा था। किसने कहा था, दशरथ शर्मा ने। किसने कहा था, दशरथ शर्मा ने। अब देखिएगा, बात करें, यानी कालीबंगा जो वर्ड है, कई बार पूछा जाता है किस भाषा का वर्ड है। कालीबंगा की बात करें तो कई बार इसको कहते हैं सिंधी भाषा भी मानी जाती है, इसकी पंजाबी भाषा भी मानी जाती है। क्या मानी जाती है, सिंधी भी और पंजाबी भी। अब आप कहोगे सर एक कॉमन क्वेश्चन जो सभी बताते हैं, इसका अर्थ, अर्थ मैंने नहीं बताया आपको क्योंकि अर्थ आप अच्छे से जानते हैं, बता देता हूं फिर भी देखिएगा। इसका अर्थ वैसे लिखना चाहो लिख ले, तो अब कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी। काली चूड़ियां। क्या कहा जाता है, काली चूड़ियां। काली चूड़ियां करने के पीछे कारण क्या है वो समझना, वो इंपॉर्टेंट है। काली यानी काला, बंगा, बंगा किसे कहते हैं, बंगा। बंगा यानी बेंगल्स, अपन कहते हैं बेंगल्स, बंगा। चूड़ियां क्या कहते हैं, चूड़ियां। और ये चूड़ियां कैसी हैं, मिट्टी की चूड़ियां। कैसी चूड़ियां हैं, पूरा नाम अगर पूछे तो मिट्टी की चूड़ियां, मिट्टी की काली चूड़ियां। कौन सी, मिट्टी की काली चूड़ियां। कौन सी आएगी, मिट्टी की काली चूड़ियां आएगी। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसकी बात करें सभ्यता की, तो मैं अब आपको पूरा स्पष्ट तरीके से समझाता हूँ क्या चीजें मिली, क्या चीजें नहीं मिली। ये तो इसके क्या हुए, बेसिक बेसिक क्वेश्चन हो गए, ऊपर ऊपर क्वेश्चन हो गए। अब मैं इसके अंदर बताता हूँ आपको सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन। ठीक है, तो अब देखिएगा,
बात करें सिंधु, जो आपकी कालीबंगा है, कालीबंगा के अंदर आपके 2 टीले खोजेगी। कितने टीले? 2 टीले, 2 टीले खेलेगी। ठीक है, 2 टीलों में ये पश्चिमी टीला कहलाता था। कौन सी दिशा के अंदर है? पश्चिम में है, तो कौन सा टीला कहलाएगा? ये आपका पश्चिम दिशा में है, तो इसे पश्चिमी टीला या ध्रुव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ध्रुव। क्या कहा जाता था? ध्रुव। और इसे नगर टीला। क्या कहा जाता था? नगर टीला। इसे ध्रुव टीला और इसे नगर टीला। कौन सी? ध्रुव टीला और नगर टीला। अब देखिए बात करें तो इस ध्रुव टीले के अंदर भी जो ध्रुव थे उसके 2 भाग किए हुए थे। कितने भाग किए हुए थे? 2 भाग किए हुए। एकमात्र ऐसी सभ्यता कालीबंगा को कह सकते हो स्थान ऐसा है जिसके 2 भाग किए हुए थे, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसे कह सकते हैं दोहरे परकोटे वाली सभ्यता। कौन सी? दोहरे परकोटे वाली सभ्यता। कौन सी? दोहरे परकोटे वाली सभ्यता, या कह सकते हो स्तर। ठीक है, सभ्यता स्तर, सभ्यता का स्तर। ठीक है, यानी एकमात्र ऐसी जो दोहरे परकोटा था, इसमें क्या था? दोहरा पटा। दुर्ग को 2 भागों में बांटा गया था। अब इसके अंदर 2 दरवाजे भी रखे गए थे। एक इस साइड दरवाजा था, एक इस साइड दरवाजा था। जो इस साइड दरवाजा था उत्तर दिशा की ओर। किस दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर। इसको क्या किया? दरवाजा ये था कुलीन वर्ग के लिए। किसके लिए था? कुलीन वर्ग के लिए। किसके लिए? कुलीन वर्ग के। और ये दरवाजा किसके लिए था? सामान्य वर्ग के लिए। किसके लिए था? सामान्य वर्ग के लिए। ध्यान से समझना क्वेश्चन। अब जो आपका आरएसएमबी बोर्ड है, काफी हार्ड क्वेश्चन पूछने लग गया है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के इसके अंदर क्या थे? दरवाजे थे। 2 प्रकार क्या थे इसके अंदर? दरवाजे थे। ठीक है, अब नगर टीला की इतनी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट आती नहीं है, इसकी आती है। ठीक है, अब देखिएगा, अब बात करें ये सारी चीजें होने के बाद इनका सामाजिक जीवन कैसा था, क्या चीजें थी। सामाजिक जीवन की बात करें, सामाजिक जीवन की बात करें, सामाजिक जीवन की बात करें तो सबसे पहले जो ऊंट लाने का, जो ऊंट है इस सभ्यता में पाए जाते हैं। किसमें? ऊंट। फिर मैं सीधा बता रहा हूं आपको, ज्यादा लिखने की मतलब ज्यादा ऐसे याद करने की आवश्यकता नहीं है। ऊंट, फिर दोहरे खेत जुताई के शक से, दोहरे खेत जुताई के शक से। दोहरे खेत कैसे? देखना, यानी एकमात्र ऐसा स्थल मिला है जहां पर क्या ग्रिड प्रणाली, यानी खेतों जैसे ऐसे भी पहले भी ऐसे, और फिर इनको ऐसे भेजा गया था, फिर इनको ऐसे, यानी दोहरे 2 प्रकार से इनके खेत बीजे हुए थे, 2 प्रकार से बोए हुए थे इनके खेत। और मिश्रित फसल भी इन्होंने बोई थी। क्या बोई थी? मिश्रित फसल। कौन सी फसल? मिश्रित फसल। मिश्रित फसल के अंदर इन्होंने क्या क्या बोया था? जौ और गेहूं। क्या बोया था? जौ और गेहूं। जौ और गेहूं और फसलें भी इन्होंने बोई थी। कौन कौन सी बोई थी? कपास। क्या बोई थी? कपास। कपास भी बोई थी इन्होंने। और क्या बोई थी इन्होंने? चना। क्या बोई थी? चना। फिर सरसों। क्या बोया था? सरसों। फिर चावल। क्या? चावल। ठीक है, अब देखिएगा ये दोनों मिश्रित। ठीक है, ये दोनों क्या है? मिश्रित। अब देखिएगा चना की जो फसल थी, इसको क्या कहा गया? सघन पाड़ा। क्या कहा गया? सघन पाड़ा। और सरसों की फसल थी, इसके अंदर क्या कहा गया? विरल पाड़ा। क्या कहा गया? विरल पाड़ा। कपास को जो मेसोपोटामिया के लोग थे, कौन से? मेसोपोटामिया के लोग। कौन से लोग? मेसोपोटामिया के। उन्होंने इसको सिंडन कहा। क्या कहा? सिंडन। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लेना ये क्वेश्चन। किसने? मेसोपोटामिया के लोगों ने। किसने कहा था? मेसोपोटामिया के लोगों ने। मेसोपोटामिया एक सभ्यता है, कहां पे है? इराक में है। कहां है? इराक में। किस नदी के किनारे है? दजला और आपकी फरात। दजला और फरात नदियों के किनारे है। किसके? दजला और फरात, इसके बीच के अंदर सभ्यता है मेसोपोटामिया। ठीक है, और कहते हैं कि सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है इसको, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता। ठीक है, देखिएगा ये 3-4 प्रकार की चीजें हैं। अब आप लोगों सर सघन पाड़ा और ये विरल पाड़ा ये समझ में नहीं आया। देखिएगा सघन पाड़ा विरल पाड़ा में क्या होता था, ये मान लीजिए आपका खेत है, तो इसके अंदर क्या कर देते हैं, यानी ये क्यारी भी चने की, ये भी क्यारी चने की, ये भी चने की, चने की सारी, और एक क्यारी बीज के अंदर सरसों की डाल दी, इसके अंदर एक डाल दी। तो ज्यादा क्या बोया हुआ है? ज्यादा बोया हुआ है क्या? चना। तो ये क्या हो गया? सघन पाड़ा। और कम क्या
कम क्या बना हुआ है, सरसों, तो क्या हो गया, ये विरल पाड़ा हो गया। क्या हो गया, विरल पाड़ा हो गया। क्या हो गया, विरल पाड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इनका क्या था, कृषि करने का तरीका था। क्या था, कृषि करने का। ठीक है, तो मैंने कृषि के बारे में बताया, ऊंट कृषि के रूप में प्रयोग लेते होंगे शायद। और ये ध्यान रखना, हल भी मिला है। क्या मिला है, हल। लेकिन ध्यान रखना, कहीं पर भी क्वेश्चन अगर आपको बोर्ड कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, लकड़ी का हल कहीं पर भी नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है, लकड़ी का हल कहीं पर भी नहीं मिला है। तो सर कैसा मिला है हल, हल मिला है मिट्टी का। कैसा मिला है, मिट्टी का। उत्खनन से पता चला है मिट्टी का हल। आपको एग्जाम में दिया जा सकता है लकड़ी का हल, ध्यान रखना, गलती मत कर देना, मिट्टी का हल होगा। कैसा हल होगा, मिट्टी का हल। कैसा, मिट्टी का। तो इसके बारे में बात कर सकते हैं अपन कि ये था इनका जो खेती का था। सामाजिक जीवन के अंदर हमने किसको डिस्कस किया, पहले कृषि को डिस्कस किया। किसको डिस्कस किया, कृषि को। ठीक है, अब आगे देखिएगा। अब देखिएगा, अब इनके घरों की बात करें। किसकी बात करें, घरों की। सामाजिक जीवन के अंदर इसकी घरों की बात करें तो घर, घर देखिए कैसे होते थे। घर होते थे इनके कच्ची मिट्टी के। किसके होते थे, कच्ची मिट्टी के। किसके होते थे, कच्ची मिट्टी के। किसके होते थे, कच्ची मिट्टी के घर होते थे। कच्ची मिट्टी के घर होते थे, सॉरी कच्ची मिट्टी नहीं, ईंटों के, थोड़ा सा मैंने अलग लिख दिया। कच्ची ईंटों के घर होते थे। क्या होते थे, कच्ची ईंटों, जिन्हें क्या कहा जाता था, दीनहीन की बस्ती। क्या कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन में जा सकता है कि दीनहीन की बस्ती के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं। किसके, दीनहीन। कैसे समझो इसको, देखो कच्ची, कच्ची ईंटों घर कौन बनाएगा भाई, जो दीन हो। क्या हो, दीन यानी गरीब हो, वही तो बनाएगा, वही तो बनाएगा। कोई दीन हो वही तो बनाएगा कच्ची ईंटों के घर। ठीक है, अब बात करें कि ये कृषि हो घर होंगे इनके। फिर अब देखना, जो फरस होती थी इनकी, फरस, कौन सी, फरस। जब फरस होती थी उस पर क्या किया जाता, ईंटों पर अलंकरण होता था। ईंटों पर क्या होता था, जो फरस होती थी उस पर ईंटों का अलंकरण, यानी यानी मान लो ये ईंट है, क्या है, तो ईंट के ऊपर कुछ आकृति बुद्धि होती थी। क्या होती थी, कुछ आकृति बनाई होती थी। क्या होती थी, आकृति। तो ईंटों पर अलंकरण करने का कार्य भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है कि फरस की जो ईंटें काम में ली जाती थी, या कह सकते हो दीवार, यानी किसी की मूर्ति बनाई जाती थी, तो क्या करते थे, ईंटों पर क्या करते थे, अलंकरण करते थे। क्या करते थे, ईंटों पर अलंकरण करते थे। ठीक है, अब देखिएगा और इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। ठीक है, अब देखिएगा, अब और यहां से क्या चीजें प्राप्त हुई हैं सर, लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है, लकड़ी की नालियां। कौन सी नालियां, लकड़ी की नालियां। लकड़ी की नालियां किस लकड़ी की थी, बांस की काम में लेते थे। किसकी लेते थे, बांस में। कैसे, देखिए मान लीजिएगा ये बांस है। क्या है, बांस है। बांस को मान लीजिए बीच से गोल है, यहां से बांस को क्या करते थे, बीच के अंदर से काट दिया, बीच के अंदर काट दिया, तो दो पार्ट बन गए। इन दोनों पार्टों को एक क्या कर देते थे, बीच से मतलब जोड़ के एक दूसरे के आसपास लगा के फिर इसकी नाली बना लेते थे। क्या करते थे, इनकी नाली बना लेते थे। ठीक है, अब देखो लकड़ी की नालियों की बात हो गई। अगली अगली बात करें तो यहां से क्या प्राप्त हुए हैं, जो खोपड़ी, वो खोपड़ी भी किसकी, बच्चे की। खोपड़ी की शल्य क्रिया, कौन सी, शल्य क्रिया। जो खोपड़ी की शल्य क्रिया है उसके प्रमाण भी यहाँ पर मिलते हैं। खोपड़ी की शल्य क्रिया के प्रमाण कैसे मिलते हैं, जो खोपड़ी है, खोपड़ी खोपड़ी थी, कह सकते हो इस खोपड़ी के अंदर 6 क्या पाए गए थे, छिद्र पाए गए थे। क्या पाए गए थे, 6 छिद्र पाए गए थे। इससे आप पता लगा सकते हैं कि क्या की गई थी, खोपड़ी की शल्य क्रिया की गई थी। क्या की गई थी, खोपड़ी की शल्य क्रिया की गई थी। ठीक है, अब देखिएगा अगली बात करें तो समाधान की प्रक्रिया, कौन सी, समाधान। समाधान यानी जो ये शव होते थे इसको किस प्रकार से गाड़ते थे, शवों को किस प्रकार गाड़ते थे वो बताता हूं आपको मैं। ठीक है, अब देखिएगा समाधान, और समाधान के साक्ष्य मिले कहां से, ध्यान रखना, समाधान के साक्ष्य आपके मिले हैं इस दिशा से।
यानी उत्तर पश्चिम दिशा में यहाँ पर होते थे ये, इनके जो कब्रिस्तान है यहाँ पर होते थे। अब शवदान की प्रक्रिया कैसी होती थी? 3 प्रकार के शवदान ये करते थे, ठीक है। एक तो इनका होता था आंशिक शवदान। कौन सा? आंशिक शवदान। एक होता था इनका पूर्ण शवदान। कौन सा होता था? पूर्ण शवदान। एक होता था इनका कलश समाधान। क्या होता था? कलश समाधान, ठीक है। आंशिक में क्या होता था देखिएगा, आंशिक के अंदर बताते हैं कि इसका उत्खनन किया गया, तब सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट वस्तुएं मिली। क्या मिली? जो वस्तुएं हैं, जो वस्तुएं प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? वस्तुएं। यहां से किसी प्रकार का कंकाल प्राप्त नहीं हुआ। क्या नहीं प्राप्त नहीं हुआ? कंकाल प्राप्त नहीं हुआ। सिर्फ जो वस्तुएं हैं दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली, दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्राप्त हुई। पूर्ण समाधान में क्या प्राप्त हुआ? पूर्ण समाधान के अंदर कह सकते हो इंपोर्टेंट है युगल कंकाल प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? युगल, यानी कह सकते हो स्त्री पुरुष दोनों का हो सकता है या 2 पुरुषों का हो सकता है। युगल समाधान पर युगल मिले हैं, युगल कंकाल मिले हैं। क्या मिले हैं? युगल कंकाल मिले हैं, युगल कंकाल मिले हैं। और साथ में क्या मतलब जो आपकी दैनिक उपयोग की वस्तुएं यहां पर भी प्राप्त हुई साथ में, ठीक है। कलश, कलश के अंदर कह सकते हो कलश संस्कार। सिंपल भाषा में समझिएगा, कलश अपन कहते हैं, मान लो अपने यहाँ पर भी किसी की मृत्यु होती है तो उसका जब हिंदू सभ्यता में दाह संस्कार किया जाता है, उसके तीसरे दिन क्या करते हैं अपन, जो उसके फूल चुगते हैं। क्या चुगते हैं? फूल चुगते हैं, हड्डियां वगैरह चुगते हैं। तो उस हड्डियों को जो क्या करते हैं, कलश में डालते हैं। अपने क्या करते हैं? कलश में डालते हैं। कलश में डालकर फिर हम क्या करते हैं, उसको हरिद्वार में या जो भी पवित्र तीर्थ है उसमें उसको डालने के लिए जाते हैं। तो कलश से आपको याद रखना है, दाह संस्कार भी कहा जा सकता है इसको। क्या कहा जा सकता है? दाह संस्कार। क्या? दाह संस्कार। दाह संस्कार के द्वारा ही कलश, दाह संस्कार होने के बाद ही क्या होगा, कलश के अंदर हड्डियां एकत्रित की जाएगी, जिसे क्या कहा गया? कलश संस्कार। कौन संस्कार? कलश। तो 3 प्रकार के समाधान की प्रक्रिया है, ध्यान रखना। 3 प्रकार। कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, ठीक है। अब देखिएगा, ये सारी चीजें हो गई। अब और बताता हूं मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां पर क्या हुआ है देखिएगा, जो सब जगहों से कह सकते हो मात्र देवी की मूर्तियां मिली है, लेकिन यहां पर मात्र देवी की मूर्तियां नहीं मिली है। क्या कहोगे? मात्र देवी की मूर्ति नहीं मिली है। मात्र देवी की मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई है। क्या? नहीं हुई है। मात्र देवी की मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई, बिल्कुल भी मात्र देवी की मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई है। क्या? मात्र देवी की मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई है। अगली इंपॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पर बेलना का मुद्रा मिली है, 3-4 प्रकार की मिली है। देखो, मुद्राकार आयताकार मुद्रा भी मिली है, आपकी गोल भी मिली है, चौकोर भी मिली है। कैसी मिली है? चौकोर भी। एक जो मुद्रा मिली है वो गोलनाकार मुद्रा मिली है। कैसी मुद्रा मिली है? गोलनाकार। कैसी? बेलनाकार, सॉरी, कैसी? बेलनाकार। तो कहा जा सकता है ऐसी बेलनाकार जो मुद्रा थी वो कहां मिली थी? मेसोपोटामिया में मिली थी। कहां मिली थी? मेसोपोटामिया में। कहां मिली थी? मेसोपोटामिया में। तो इससे ये हम लगा सकते हैं अनुमान कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और इस सभ्यता में के अंदर ये मुद्रा मिलने से कह सकते हो कि इनके बीच क्या होता था? व्यापार होता था। क्या होता था? व्यापार। क्या होता था? व्यापार कह सकते हो, व्यापारिक संबंध इनके थे। क्या थे इनके? व्यापारिक संबंध। क्या थे? व्यापारिक संबंध थे, ठीक है। अब अगली बात करें तो इसके अंदर कह सकते हो सभ्यता वगैरह इतनी मिल गई। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके अंदर क्या है? तंदूर, तंदूर का अवशेष मिले। किसके? तंदूर के अवशेष मिलते हैं। और तंदूर कहे तो मूलतः किसका? ईरान का या ईरानी सभ्यता का ये अवशेष है। किसका? ईरानी सभ्यता का अवशेष है, ठीक है। अपने यहाँ तो चूल्हे प्रयुक्त होते हैं। क्या प्रयुक्त होते हैं? चूल्हे प्रयुक्त होते हैं, लेकिन वहां पर क्या मिले हैं? तंदूर मिले हैं। क्या मिले? तंदूर मिले। क्या मिले? तंदूर मिले हैं। और जो मुद्राएं हैं, ये मुद्राएं किसकी हैं? मिट्टी की है। किसकी है? मिट्टी की। मिट्टी आपकी जो सेल खड़ी, कौन सी मुद्रा, कौन सी मिट्टी? सेल खड़ी, ठीक है। कौन सी? सेल खड़ी।
जिसे आप कहते हो चीनी माटी, वो ऐसी प्रकार की इनकी मुद्राएं मिली है। कैसी मिली है? इस प्रकार की मुद्राएं मिली है। ठीक है, तो अब देखिएगा इंटे वगैरह आ गई। ये फर्श की बात हमने कर ली पिछले पिछले बार में। माता देवी की मूर्तियों के प्राप्त नहीं हुए किसी प्रकार के अवशेष। और इंपॉर्टेंट फैक्ट और समझना आपको, यहाँ पर कुओं के अवशेष मिले। क्या मिले हैं? कुओं के अवशेष। हर तीसरे घर में, प्रत्येक तीसरे घर में, प्रत्येक तीसरे घर में कुओं के अवशेष मिले। प्रत्येक तीसरे घर में, प्रत्येक तीसरे घर में क्या मिले हैं? कुओं के अवशेष मिले। क्या मिले हैं? कुओं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, ये बात हो गई अपनी कंप्लीट। अब देखिएगा दो तीन चीजें मैं आपको समझा देता हूं इसके अंदर। इस कालीबंगा जो सभ्यता है इसको दो भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? दो भागों में। हालांकि मेरे को पहले बता देना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कंप्लीटली। कैसे? यहाँ पर 5 स्तरों पे खुदाई की गई। कितने स्तरों पे? 5 स्तरों पे। जो ये पहले के 3 स्तर हैं इन्हें कहा गया हड़प्पा कालीन। क्या कहा गया? हड़प्पा कालीन। क्या कहा गया? थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, हड़प्पा कालीन। क्या कहा गया? हड़प्पा कालीन। और जो नीचे के दो हैं इन्हें कहा गया प्राक हड़प्पा कालीन। क्या कहा गया? प्राक हड़प्पा कालीन। तो याद रखना ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दो प्रकार की सभ्यताएं कहां से प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा और प्राक हड़प्पा। ये कालीबंगा से प्राप्त हुई। सिर्फ कहां से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से ही। और ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। और देश की स्वतंत्रता के बाद पहली सभ्यता है, देश के स्वतंत्रता के बाद खोजी गई पहली सभ्यता कौन सी? प्रथम सभ्यता है। प्रथम स्थल है सभ्यता का। प्रथम स्थल सभ्यता का प्रथम स्थल। ये भी याद रखना, देश की स्वतंत्रता के बाद उत्खनित किया गया, खोजा गया, उत्खनित नहीं, खोजा गया पहला स्थल है। क्या है? पहला स्थल है। ठीक है, अब देखिएगा इंपोर्टेंट फैक्ट वगैरह सारे अपने हो चुके हैं। लकड़ी की नालियां मिली हैं और एक याद रखना हवन कुंड भी मिले हैं। क्या मिला यहाँ पे? हवन कुंड भी मिले। क्या मिले? हवन कुंड। अब देखिएगा मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ। ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक अपनी एंड में रहेगी। ठीक है, देखो अब देखिएगा ट्रिक कैसे बताता हूं। देखिएगा ट्रिक की बात करें तो कालीबंगा की ट्रिक की बात करें, सबसे पहले मैंने कहा था इसकी खोज किसने की थी? खोज किसने की थी? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? घोष ने। उत्खनन किसने किया था? बीबी थापर ने। किसने किया था? बीबी लाल। बीबी थापर ने, बीबी लाल। और बीके थापर। और क्या था? बीके थापर। किसने किया था? बीके थापर ने। क्या कहा था? बीके थापर ने। देखो ट्रिक कैसे समझनी है कि एक व्यक्ति था जो क्या अमल खाता था। क्या खाता था? अमल। क्या खाता था? अमल। और उसे क्या आता था? आनंद आता था। क्या आता था? आनंद। और अमल खाकर